भारत ईरान दोनों की संस्कृत कहा जाए एक ही थी। दोनों के धर्म एक थे, दोनों के विचार एक थे और दोनों की मतलब जो परंपराएं थी वो भी एक थी। प्रशासन को लेकर के बात करें तो वो भी एक था। परंतु क्या हुआ कि धीरे धीरे भारत और ईरान जो कि अलग होते चले गए, जो कि आज दोनों एक रूप से देखा जाए तो दोनों की संस्कृत और उनके विचार और उनके प्रशासन दोनों ही अलग हैं। पहले तो प्राचीन समय में दोनों देश जो कि एक ही संस्कृत, एक ही विचारधारा, सब कुछ एक थी। दोनों के जो व्यापार थे वो भी एक थे। परंतु समय के साथ में दोनों में जो कि इतना परिवर्तन कैसे आया। भारत में फारसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा आ गई। ईरान के साथ में जो व्यापार होता था उस व्यापार की जगह पर अंग्रेजों का व्यापार या यूरोपियों का व्यापार हम कह सकते हैं, उनका व्यापार आ गया। धीरे धीरे ईरान के साथ में जो कि भारत के रिश्ते ख़त्म होते चले गए। तो आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल में ईरान और भारत के किस तरह के संबंध थे और दोनों की परंपराएं, हर एक चीज़ जो कि मान्यताओं से लेकर के उनके धर्म, प्रशासन और संस्कृत सब एक थी। पर समय के साथ में ये क्यों बदल गई और आज है ईरान भारत से इतना दूर कैसे हो गया। जो प्राचीन काल में ईरान और भारत के जो कि इतने अच्छे संबंध थे, आज की बात करें तो ईरान और भारत जो कि बहुत अलग हुए हैं। तो ये कारण क्या थे, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो न्यूज़ में सिंपल सा ये दिया गया है कि जो मतलब ईरान है और भारत, ये दोनों एक ही संस्कृति थी। परंतु समय के साथ में ये ब्रिटिशियर्स के आगमन से इन पर बहुत सारा फ़र्क पड़ा। दोनों की जो कि संस्कृति से लेकर के हर एक मान्यता में बहुत सारे परिवर्तन आए और आज दोनों देश जो कि अलग अलग मान्यताओं के साथ में कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले भूमिका की बात करते हैं तो भारत प्राचीन और ईरान जो प्राचीन काल से एक साथ जुड़े हुए हैं। दोनों के भाषा, धर्म, व्यापार, प्रशासन, इन सब पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। पहले भाषाई तौर से अगर हम बात करें तो जो मुग़ल साम्राज्य आती है तो फारसी भाषा है, इसका मतलब प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है। धर्म की बात करें तो दोनों के धर्म एक ही जैसे होते हैं। अगर हम प्राचीन काल में बात करें जो वैदिक धर्म थे तो तभी पर यहाँ ईरान में भी एक धर्म जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित था। जैसे भारत में वैदिक धर्म प्रचलित था, वैसे ही वहाँ पर भी एक धर्म जो कि प्रचलित था। अभी आगे उसकी चर्चा करेंगे। व्यापार, दोनों के व्यापार बहुत ही समय से हो रहे थे। जैसे अगर हम बात करें अरब सागर व्यापार होता था और एक होता था रेशम मार्ग। तो इस तरह से व्यापार भी होते थे। प्रशासन की बात करें तो दोनों के प्रशासन एक तरह से एक ही जैसे थे। समय के साथ यह हुआ कि दोनों एक तौर से जो कि एक तौर से देखा जाए कमज़ोर होने लगे। मतलब दोनों देशों के बीच के जो संबंध थे वो कमज़ोर होने लगे और वैचारिक जो संपर्क था वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होता रहा। वैचारिक संपर्क की बात करें तो इसमें जैसे कि क्या देखने को आपको मिल सकता है, जैसे भाषा, धर्म और जो प्रशासन, जो संस्कृत है, ये धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई दोनों के बीच में। और फिर आज जो कि दोनों के धर्म, मान्यताएं, संस्कृति दोनों ही अलग हैं। पहले एक दूसरे की जो कि धड़कन मानी जाती थी, परंतु आज के समय देखा जाए तो ये बिल्कुल भी ऐसा पुराने समय में या हमें कहें तो प्राचीन समय में जो था वैसा अब कुछ भी नहीं है। अब कांस्य युग की बात करते हैं तो कांस्य युग की बात करें तो ये तो 3000 से लेकर के 1500 BC माना जाता है। ईस्वी पूर्व आप मान सकते हो तो माना जाता है। इसमें कहा जाता है कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। इन्हीं ने वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं चलाई थी। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, कहा जाता है जब जो आर्य हैं ये ईरान से आए थे। पूरे सबूत नहीं है परंतु ज़्यादातर इसी बात पर कहा जा रहा है कि जो मतलब वो
आर्य हैं ये ईरान से आए थे। बहुत सारे मतलब जो इतिहासकार हैं उनका मतलब मानना है कि ईरान से आए थे। उन्होंने जांच भी की है क्योंकि ईरान में उस समय दो कबीले थे और ऐसा माना जाता है उन कबीले से ही आर्य जो कि आए थे धर्म का प्रचार करने, फिर यहाँ पर आकर के बस जाते हैं। तो जब आर्य आए थे इन्होंने वर्ण व्यवस्था शुरू कर दी थी। अपने आप को ये लोग सुपीरियर कहते थे। सुपीरियर मतलब कुलीन, जो अच्छा सर्वश्रेष्ठ हो। तो इन्होंने बताया जो वेद होते हैं, वेद उसमें जो कि ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो 10 मंडल होते हैं। यहाँ पर तो लिख ही नहीं जाएगा, यहाँ पर लिखती हूँ मैं। 10 मंडल होते हैं जिसमें से 10वां जो मंडल होता है वो नया जोड़ा गया है। 10वां मंडल जो कि नया जोड़ा गया है, सबसे नया है वो माना जाता है। उसमें इन्होंने जोड़ा, या कहा जाता है इन्हीं के द्वारा इन्होंने वर्णा व्यवस्था उसमें जोड़ दी। वर्णा व्यवस्था इसमें क्या होता है कि 4 वर्णा व्यवस्था होती थी, मतलब एक तरह से 4 कौन कौन सी होती थी। सबसे पहले बात करें तो ब्राह्मण, दूसरी बात करें तो क्षत्रिय, तीसरी बात करें तो वैश्य और चौथी थी शूद्र। इन्होंने वर्णा व्यवस्था जो कि चालू की थी और इस वर्णा व्यवस्था में इन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण है ये मुख्य है, जो कि क्षत्रिय इसकी सेवा मतलब एक तरह से जो वैश्य और जो मतलब शूद्र हैं ये लोग इन्हें ना दान देंगे, हाँ दान देंगे। और ये ना जो काम होते हैं ना, जो यज्ञ वज्ञ करना, ये सारे काम करेंगे। इन्होंने क्षत्रिय का जो कि धर्म बताया, कहा कि जो क्षत्रिय है ये सबको बचाएगा। मतलब जैसे आप देख सकते हो जो राजा बनते हैं वो क्षत्रिय ही होते हैं, तो इसे बचाएगा। वैश्य का इन्होंने बताया जो बड़ी बड़ी कृषि होते हैं या एक तरह से व्यापार जो करते हैं वो वैश्य करेंगे। पर इन्होंने एक चीज़ बताई, जो शूद्र है वो इन तीनों की जो कि सेवा करेगा। शूद्र है जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करेगा। तभी से ये जो कि वर्णा व्यवस्था शुरू हो जाती है। परंतु वैदिक काल में तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, परंतु धीरे धीरे जो कि जब वेद जब भारत में आते हैं और जब कहा जाता है उनका उद्भव होता है, तब ऐसा मतलब माना जाता है कि उसके कुछ समय बाद में वैदिक है ऋग्वेद जो कि या वैदिक काल आता है, फिर उसके बाद में उत्तर वैदिक काल आता है। उसमें वर्णा व्यवस्था इतनी ज़्यादा प्रचलित हो जाती है कि जो शूद्र है उन्हें ना गाँवों में रहने नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से जो आर्य आए थे तो ये ईरान से जो कि माने जाते हैं और इन दोनों देशों के बीच में एक साझा हुआ था, एक तरह से साझा मतलब माना जाता है इंडो ईरान विरासत। वहीं पर दोनों मतलब है देशों के धर्म जो कि या सामान्य देवता थे। मित्र जो एक अच्छे संबंध को दर्शाता है, मित्र जो कि विश्वास को दर्शाता है। वरुण एक नैतिक संबंध को या एक तरह से जो नैतिकता है उन्हें दर्शाता है। अग्नि शुद्धता के बारे में दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें उनके भी धर्म में थी। वहीं सामान्य भाषा की बात करें तो वहाँ अवेस्ता जो कि भाषा थी और यहाँ पर संस्कृत भाषा थी। अब जो ईरान से आर्य आए थे तो वो इस तरह की संस्कृत ही जो कि जानते थे। तो जो कहा जाता है जो अवेस्ता है जो संस्कृत है ये दोनों सेम ही है, मतलब इनमें जो कि शब्द ना सेम ज़्यादातर मिलते हैं। फिर मजबूत जो कि वैचारिक इनके संपर्क बने थे, क्योंकि जो यहाँ की संस्कृत है और ये जो ईरान की अवस्था है इनके शब्दों में ज़्यादातर फ़र्क थोड़ा बहुत ही रहता था, बाकी तो सब कुछ सेम रहता था। वहीं वैदिक जो कि अवस्थाई विभाजक की बात करें, वैदिक और जो अवस्थाई विभाजक ये किस तरह से हुआ, तो भारत में हम बात करें तो वैदिक परंपरा जो मानी जाती है 3000 या मान सकते हैं कि 2500 से कि 1700 के आसपास जो कि ये मानी जाती है। इसमें जो कि डेट नहीं कंफर्म होती है, तो इतनी जो कि मानी जाती है। और ईरान में जो कि जोरोएस्ट्रियन जो कि धर्म चल रहा था, तो यहाँ पर वैदिक परंपराएं आ गई और वहाँ पर दूसरा धर्म आ गया, तो दोनों में विभाजन हुआ।
देख के एक तो व्याख्याएं उल्टा हो गई। पहले तो देवता जो थे वो समान थे, मित्र और वरुण और अग्नि। फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पर देव और असुर का कॉन्सेप्ट आ गया वेद में, और वहां पर भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, परंतु व्याख्याएं अलग हो गई। अपने में असुर कहा जाता है कि वो गलत काम करता है, मतलब लोगों को है परेशान करना, ये सारी चीजें। वही देवता जो कि लोगों को बचाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो वहां पर उल्टा हो गया। असुर जो कि बचाता था और जो देवता है वो नरसंहार करता था। तो इन सारे जो कि व्याख्या उल्टी होने के कारण दोनों में विभाजन हुआ, धार्मिक जो कि मतभेद बढ़ने लगे, और पहला वैचारिक विभाजन यही माना जाता। पहला कौन सा वैचारिक विभाजन है, धर्म है। धर्म जो कि पहला माना जाता है वैचारिक विभाजन, वो भी भारत और ईरान। फिर हम बात करते हैं एकेमेनिड जो कि काल, ये माना जाता काल 6वीं से 4वीं शताब्दी, या एक तरह से ईसवी पूर्व। ईरानी जो शासक थे एक डेरियस, ये आते हैं सिंध पर कब्जा कर लेते हैं, और सिंध में जो कि साम्राज्य करना, मतलब है राज्य करना शुरू कर देते हैं, राज करना। और क्या करते हैं, ये कर हो गया, और यहाँ पर शासन करना, यहाँ पर हर एक चीज़ वही संभालते हैं। जो सिंध वाला एरिया है, जो पंजाब और पाकिस्तान वाला एरिया है, प्रशासन, कर और व्यवस्था जैसे सिक्के हो गए, इन सब चीज़ों को ये देखते हैं सिंध वाले क्षेत्र में। भारत ने ईरानी प्रशासनिक जो कि विचार अपना लिए थे, क्योंकि ये जब आए थे भारत में, तो जो भारत के लोग थे, जो भारत के एक सेकेंड जो आए थे, भारत के जो लोग थे, उन लोगों ने इन्हें अपना लिया था, और यहाँ पर ये शासन करते थे। इनके प्रशासन को भी पसंद करके इनके विचारों को भी अपनाया गया। वहीं पर राजनीतिक प्रशासनिक जो कि आदान प्रदान दोनों देशों में होने लगा। ईरान का जो कि कोई व्यक्ति भारत में आकर के शासन करने लगा, और भारत के लोगों ने उसे अपना लिया। फिर मौर्य शासनीय प्रभाव की बात करें, फिर हम मौर्य और शासनीय प्रभाव की बात करते हैं। अब अशोक के शिलालेखों में जो कि फारसी हमें जो कि शैलियों के बारे में पता चलता है। अशोक ने कितने 14 जो कि शिलालेख बनवाए थे, जिसमें उन्होंने धम्म के बारे में बताया था, मतलब आपका कर्तव्य, धर्म का मतलब नहीं, उन्होंने धर्म नहीं बताया था, उन्होंने धम्म बताया था। धम्म का मतलब और धर्म का मतलब है जस्ट सेम ही होता है। जैसे कि धर्म का मतलब या धम्म का मतलब होता है कर्तव्य से, आपका किसके प्रति कर्तव्य है, इस चीज़ के बारे में बताया था, और उन्होंने 14 शिलालेख में बताया था। जैसे कि उन्होंने बौद्ध धर्म को, जब पहले तो वो मतलब हिंदू धर्म को मानते थे, फिर बाद में ये बौद्ध धर्म को मानने लगते हैं, और उनसे प्रेरित होकर के तो ये शिलालेख जो कि बनवाते हैं। तो उसमें जो कि देखा जाता है कि उसमें फारसी जो कि शैलियाँ भी बनी हुई थी, तो इससे पता चलता अशोक के दरबार में ईरानी लोग भी आकर के रहा करते थे। वहीं साथ ही साथ शासनीय कला और शिल्प का असर भी देखने को मिलता है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो भी सिक्के हो गए, स्थापत्य कलाएं हो गई, यहाँ पर कला हो गई, तो ये सारी चीज़ें ये बनवाया करते थे। तो शासनीय जो कि कलाएं यहाँ पर भारत में देखने को मिलती हैं, वही शिल्प का असर भी यहाँ पर देखने को मिलता। आप बहुत सारे स्थानों को देख सकते हो, वहाँ पर फारसी जो कि उनकी कलाएं इस्तेमाल की गई हैं, और इनकी कलाएं बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं इनकी कलाएं। वहीं पर ईरान में बौद्ध धर्म का भी प्रचार हुआ था। यहाँ ईरान में जो कि बौद्ध धर्म का भी प्रचार हुआ था, और साथ ही साथ ये देखा गया कि ईरान के साथ में संस्कृत संपर्क भी जारी रहे। फिर उसके बाद में इस्लामिक काल की बात करते हैं, तो फारसी भाषा भारत में दरबारी भाषा बन गई थे। जब ईरान से लोग आते हैं यहाँ पर भारत में शासन करते हैं, तो दरबार में उनके फारसी भाषा जो कि रहती है, मतलब एक तरह से दरबारी भाषा बन जाती है।
और वहीं पर सूफ़ी विचार जो कि ये ईरान से आता है, सूफ़ी विचार। वहीं साहित्य भी आते हैं, बहुत सारे साहित्य और लेखन ये जो भारत में लिखे जाते हैं। तो बहुत सारे फ़ारसी जो लेखक होते हैं या कवि होते हैं, या कवि की बात करें, कवि होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये लिखा जाता है। तो ये सारे साहित्य, इतिहास, ये सारे आपको फ़ारसी में भी मिलेंगे। और भारत ईरान जो कि बौद्धिक संबंध ये भी चरम सीमा पर थे। जैसे कि अगर अशोक के समय बात करें तो अशोक जो कि अपने पुत्र और पुत्री को जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजते हैं, उसी युग को जो कि एक जो ईरान और भारत में जो बौद्धिक संबंध एक चरम सीमा थे, इसे ही स्वर्णिम जो कि दौर कहा जाता है दोनों देशों का। अब मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में प्रशासन में बहुत सारे लोग जो कि फ़ारसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। बहुत सारी कविताएं फ़ारसी में लिखी गई हैं और बहुत सारे इतिहास की जो कि भाषाएं हैं वो लिखी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें भाषा जो कि मतलब फ़ारसी भाषा का इस्तेमाल करते थे मुगल काल में। वहीं स्थापत्य की बात करें तो चार बाग, गुंबद शैली, आप देखते हो कि ये कोई चीज़ बनी है, मान लो मंदिर या मस्जिद, कुछ भी मान सकते हो। ये ऐसे गुंबद जो होता है ना, या इस तरह जो ऐसे गुंबद, तो ये यहीं से आया था फ़ारसी से। वही चार बाग, जैसे कि चार बाग में क्या होता है, ये एक मेन स्थान है, यहाँ से एक यहाँ से, और यहाँ पर व्यक्ति जो कि मतलब कोई राजा महाराजा, जो कि आपने सीरियलों में देखा होगा, जैसे कि कोई सीरियल हो राजा महाराजा वाला, तो उसमें आप देख सकते हो ये चार बाग होता है। वहीं पर अकबर जहांगीर काल में गहरा संवाद भी होता था फारसियों से, और निरंतर वैचारिक प्रभाव भी देखने को मिले हैं, मतलब प्रवाह भी देखने को मिले हैं। संपर्क कमजोर क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था? कारण ये था कि पहले तो ईरान के साथ में व्यापार होते थे, परंतु बाद में क्या हुआ कि यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ और फारसी या ईरान के साथ में व्यापार कम हो गए। फिर समुद्री व्यापार का प्रभुत्व भी ईरानियों से जो कि छूट करके यूरोपियों के पास में आ गया। कैसे? जैसे जो मतलब यूरोपीय हैं वो लोग व्यापार करना शुरू कर दिए, और क्योंकि मतलब है जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत की जो कच्चे माल पर ज़्यादा मतलब है अपना ही प्रभुत्व बनाए रखे थे, तो ईरान को जो कि इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे थे भारत। तो इस वजह से दूसरा बात करें तो समुद्री व्यापार इस वजह से प्रभावित हुआ क्योंकि ना है जो सामग्री थी वो ईरान तक पहुंचा सकता था भारत, और ना ही भारत के पास में कोई ऐसा मतलब सामान था या ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी थी नाव वाली कि वो समुद्री व्यापार कर सकता उस समय। ईरान की जो कि शिया झुकाव भी बढ़ गया था। ईरान, हम जानते हैं कि जो ईरान है वो इस्लाम में जो कि दो होते हैं, शिया सुन्नी, उसमें से शिया को ये अपना लेता है, तो शिया सुन्नी होता, तो ये शिया को अपना लेते हैं और भारत से जो कि अलग हो जाते, क्योंकि भारत में ज़्यादातर सुन्नी थे। एक सेकेंड, हाँ, शिया सुन्नी थे। वहीं पर राजनीतिक प्राथमिकताओं की बात करें तो इसमें भी जो कि बहुत ज़्यादा अलगाव हो गया था, क्योंकि भारत में शिया थे और सुन्नी थे, और जो कि शिया है राजनीतिक जो कि प्राथमिकता जो कि नहीं दी जा रही थी, तो इस वजह से ये अलगाव होता रहा। ब्रिटिश राज की बात करें तो ये 18वीं और 20वीं शताब्दी में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो फारसी भाषा होती है यहाँ की मुख्य रहती भाषा, तो उसकी जगह पर अंग्रेजी लागू कर देते हैं। वहीं पर ईरान से जो कि सीधा संपर्क इस वजह से टूट भी जाता है, और औपनिवेशिक जो कि नीतियाँ इनकी ऐसी थी, तो ये संस्कृत सेतु कमज़ोर करते रहे। मतलब इनकी नीतियाँ इस तरह से थी कि ईरान के साथ में बहुत अच्छे संबंध ना रहे भारत के, क्योंकि इनके पास में ही शासन था। इनकी नीतियाँ ऐसी थी कि दोनों देशों के बीच में जो संस्कृत सेतु था वो भी कमज़ोर होता रहा, और वैचारिक आदान प्रदान जो कि ठप हो गया दोनों देश में। धार्मिक राजनीतिक विभाजन की बात करें तो ईरान जो कि शिया इस्लाम जो कि सफ़ावी जो कि काल में इसे अपना लेता है, और भारत जो कि सुन्नी मुगल और स्थानीय परंपराएं होती, तो इस वजह से ये अपना लेता। दोनों की धर्मों की मान्यताएं अलग हो जाती हैं। व्यापार
व्यापार अलग हो जाता है और धर्म अलग हो जाता है। वहीं धार्मिक राजनीति से दूरी बढ़ जाती है एक तरह से दोनों देशों की। वहीं पर साझा संस्कृत मंच भी कमजोर होने लगता है, दोनों की संस्कृत भी एक तरह से साझा नहीं होती। शिक्षा और ज्ञान प्रणाली में बदलाव की बात करें तो मदरसे ये पहले बनते थे और आज भी भारत में मकतब, इसमें क्या होता था, जो फारसी भाषा होती थी इसे सिखाया जाता था बच्चों को, तो ये बंद हो गया जो कि इसके द्वारा, और फारसी ग्रंथ जो कि इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इस वजह से फारसी जो भाषा है इसमें जो कि दूरी आती रही ईरान और भारत में। बाद में क्या हुआ, पश्चिम शिक्षा एक तरह से जो अंग्रेजी शिक्षा है, यूरोपीय इतिहास, ये सब पाठ्यक्रम बनते गए। स्थानीय क्षेत्रीय इतिहास हसिया पर पहुंच गए। जो स्थानीय क्षेत्रीय इतिहास है एक तरह से जो फारसी और भारत का, वो हाशिए पे पड़ गए। और जो यूरोपीय इतिहास है वो ना एक ऐसे होता है पेज, और यहाँ पर पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट डालो, ऐसे ही होता है, ऐसे करके कापी। तो यहाँ पर ये जो था ये अंग्रेजों का एरिया था, पर ये जो वाला एरिया ये हाशिए से बोला जाता। तो यहाँ पर स्थानीय जो कि क्षेत्रीय भाषा या इतिहास जो कि रह गया था। फिर भी जो बचा रहा तो वो था उर्दू में फारसी भाषा का बना रहना। तो उर्दू में आपको फारसी भाषा जो कि शब्द मिल सकते हैं। वहीं भारतीय सूफी परंपरा जो कि आज भी है, ताजमहल आप देखने को पाओगे, जो इनकी शैलियाँ थी, चार बाग जो कि शैली आप देखने को पाओगे। और संपर्क अभी पूरी तरह से तो नहीं खत्म हुआ, परंतु दब गया है, मतलब थोड़े समय के लिए एक या कहा जाए तो दब गया है जो संपर्क है, परंतु खत्म नहीं हुआ है दोनों के बीच में संपर्क। आधुनिक काल में पुनः जो कि जुड़ाव की बात करें तो जो कि हाल ही में जो कि 4 बार पोर्ट बन रहा है ईरान में, और संस्कृत आदान प्रदान अब जो कि चलता रहता है। और बहुत सारी जो कि प्रशासन से लेकर के राजनीतिक तौर से बहुत सारी ऊर्जा जैसे कि कच्चा माल, ये सब भारत जो कि खरीदता है ईरान से, एक तरह से व्यापार कह सकते हैं, व्यापार करता है। और फारसी अध्ययन पुनर्जीवित हो सकता है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ हो सकता है फारसी जो कि अध्ययन, परंतु अभी पूर्ण मतलब जानकारी इसकी नहीं है। इतिहास से सीखा गया सबक जो कि अब भारत है ईरान के साथ में जुड़ रहा है। निष्कर्ष की बात करते हैं तो हजारों वर्षों का गहरा संबंध दोनों देशों में रहा है। धर्म, राजनीति और उपनिवेशवाद की दूरी भी बड़ी है। एक तरह से दोनों में व्यापार, धर्म, भाषा, इन सब चीज़ों को लेकर के दूरियां बढ़ी है। आधुनिक काल में जो कि जो संबंध है उसे मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोनों देशों में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ना कमज़ोर होती गई, और ईरान भारत का जो कि संबंध कमज़ोर होता चला गया। तो जैसे जो व्यापार होता था ईरान के साथ में वो कमज़ोर हुआ, व्यापार हुआ कमज़ोर, धर्म हुआ, विचार हुए, संस्कृत जो कि जुड़ाव था वो कमज़ोर हुआ, और भी बहुत सारे जो कि प्रशासनिक, ये सारी चीज़ें कमज़ोर होने के कारण दोनों देशों के बीच में संबंध भी कमज़ोर रहे। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।